अच्छा, एक चीज़ आपने इसमें ये कही कि ठीक है, इस पे मैं मज़ीद आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी बात एक चीज़ होती है कि स्ट्रक्चर द डायलॉग्स, जो डायलॉग्स हैं उनको स्ट्रक्चर करने की भी ज़रूरत है। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से किस तरह की स्ट्रक्चरिंग आप प्रपोज करते हैं कि वो क्या स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए? मेरा स्ट्रक्चर और ये लॉन्ग लाइफ हो। मेरा स्ट्रक्चरिंग ऐसा होगा कि दो हमारे सामने मसाल हैं। एक, वियतनाम और अमेरिका के बीच में हर थर्सडे के दिन वो होटल मैजेस्टिक पेरिस में मिलते थे, जबकि उनके बीच में जंग चल रहा था। तो मुझे लगता है कि हफ्ते में एक दिन हम तय कर लें कि जो भी हो हम आपसी बात करेंगे। और दूसरा मिसाल जो है वो कोरिया का है। वहाँ आज तक अमन नहीं है, आर्मिस्टिस है, मतलब सीज़ फायर है, और सीज़ फायर लाइन पर उन्होंने मेज लगाया है ताकि नॉर्थ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया को न छोड़ें गुफ्तगू करने के लिए, और साउथ कोरिया के लोग साउथ कोरिया न छोड़ें। अब मुझे लगता है कि मेज हमें लगाना चाहिए वाघा अटारी बॉर्डर पर, और पाकिस्तानी वफद जो है वो पाकिस्तान को न छोड़े, ताकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि अरे वक्त सही नहीं है, मैं कैसे बात करूं। आपको मजबूरी आना ही पड़ेगा उस थर्सडे का दिन या ट्यूसडे का दिन, जो भी दिन आप तय करें, और हिंदुस्तानी भी वही नहीं कह सकते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चरिंग हो कि हर दिन कि हर हफ्ते एक दिन की गुफ्तगू होगी कम से कम। दूसरा कि वो होगा वाघा अटारी बॉर्डर पर, ताकि ना आपके फॉरेन ऑफिस ना हमारा फॉरेन ऑफिस कहे कि नहीं नहीं ये हमारे लिए सही नहीं होगा। तीसरी चीज़, एक स्पेशल एनवॉय होना चाहिए। कॉम्पोजिट डायलॉग में अलग अलग लोग बात करते थे एक दूसरे से, लेकिन पेरिस में जो बातचीत हुई, वियतनाम के तरफ से ले डुक थो थे, अमेरिका के तरफ से हेनरी किसिंजर थे। वैसे ही दो मिनिस्टीरियल रैंक के लोग वो आपस में बात करें, उनके एडवाइजर्स बदलते जाएं, और ये ना हो कि हम बातचीत करें कि किस पर हम बातचीत करने वाले हैं। कह दें शुरू से कि आप हमें अभी बता दीजिए, पाकिस्तान से हम कहें कि आप कौन से सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, और हम बता दें कि हम ये सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, और वही डिस्कस हो। नहीं, उतना ही नहीं, एक तो जो आप चाहते हो, एक जो मैं चाहता हूं, और एक जो हम आपस में तय करें कि क्या करेंगे बात। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हमारे पार्लियामेंट में होता है, ज़ीरो आवर, कि जो भी शिकायत आपको करनी है तब कर लो। तो हमें शुरू करना पड़ेगा एक ज़ीरो आवर के साथ, कि जो हमारी शिकायतें हैं हम उसको आपको बताएं, आप अपनी शिकायतें बताएं, ताकि हमारी आवाम को, हमारी मीडिया को हम ये कहें कि नहीं नहीं हमने छोड़ा नहीं है जो कुछ भी हमें कहना है, और साथ साथ मामला बढ़े। और ये 20 साल लगे चीन के साथ, तो तब भी जारी है। लेकिन मुझे लगता है, और ये मेरे तजुर्बा के बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ, कि जब तक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बात ना करें तो कोई हल नहीं निकलता। जबकि बातचीत शुरू हो जाती है तो गज़ब की बात है कि कितने जल्दी हम इसका हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आपसे मजीद बात करेंगे। एक हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद मानी शंकर आयर साहब से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और हम मानी शंकर आयर साहब से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला फिर जारी रखते हैं। मानी शंकर आयर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा ज़रा कि MFN की बात, पाकिस्तान ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भारत को अब तिजारत के लिए पसंदीदा मुल्क करार देने का ये फैसला कर लिया है। ये मुझे बताइए कि अब इससे और मज़ीद कितनी बेहतरी आएगी, और MFN का फ़ायदा क्या, जो इंट्रा जो रीजन जो ट्रेड है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान के जो ट्रेड है, वो किस हद तक फ्लरिश हो सकेगा और लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? मैं दो मिसाल के आधार पर बता दूँ। हमारा जो ट्रेड था चीन के साथ 1988 में, जब राजीव जी वहाँ गए, तो $2 बिलियन का था। आज हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर दुनिया में वही चाइना है, तो बढ़ सकता है। आप 1947-48 के तरह देखिएगा तो पाकिस्तान का ट्रेड हिंदुस्तान के साथ था 90% तक, और आज भी लगता है मुझे कि कोई 60% तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो सकता है। लेकिन इसके साथ मैं इस पर बहुत ज़ोर लगाता हूँ कि हमें जॉइंट वेंचर्स बनाने चाहिए, कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हिंदुस्तान से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में।
और न भूलिएगा कि बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जिसके एक सदस्य हिंदुस्तान में है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, और दूसरे हैं यहाँ पाकिस्तान में जो वहाँ तक नहीं बढ़े। तो ख़ानदानी ताल्लुकात से ही हम ये जॉइंट वेंचर शुरू कर सकते हैं, जो कि हम चीन के साथ नहीं कर सकते। इसी बात से तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके दिल में चीज़ें होंगी कि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो वीज़ा का प्रॉब्लम है वो एक बड़ा हर्डल है। मेरा ये कहना है कि मनमोहन सिंह जी ने और मुशर्रफ साहब ने तय किया कि कश्मीर का हल निकलेगा जबकि हम उसको बॉर्डरलेस बना दें। मेरा ये कहने का है उसी को लीजिएगा और सारे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को आप बॉर्डरलेस कर दीजिए, क्योंकि अजमल कसब साहिब ने तो कोई वीज़ा नहीं लिया मुंबई पहुंचने के लिए, तो हम क्यों खामे खाम आम आदमी को हम ऐसे तंग करते हैं। इससे कोई फ़ायदा दोनों मुल्क को नहीं मिल रहा है। और मैं ये कहूँ कि जो नवाज शरीफ ने कहा उसको हमें दोहराना चाहिए कि पाकिस्तान करे या न करे, हिंदुस्तान ये वीज़ा निकाले। और नवाज शरीफ जी ने कहा कि जब मैं दोबारा वज़ीर आज़म बनता हूँ तब इंडिया करे या न करे, मैं इस वीज़ा को हटाने वाला हूँ। अब ऐसे माहौल में इंडिया और नेपाल के बीच में कोई वीज़ा नहीं है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में तकरीबन कोई वीज़ा नहीं है, तो यहाँ हम ले आएँ कि कोई वीज़ा न हो, आप आएँ हम आएँ, आपको पढ़ने का है वहाँ, आपको सेहत के लिए आना हो वहाँ, आपके जर्नलिस्ट को यहाँ जाना हो या वहाँ जाना हो। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं और उससे हम इसको पूरा कर सकते हैं। मेरी वालिदा ने अपने शौहर को आखिरी बार देखा क्वेटा में, क्योंकि वो इंडियन आर्मी में थे और उनके सबसे करीब के दोस्त थे जनरल अयूब खान, और जब वो गए बर्मा तो उनका इंतकाल वहाँ हुआ। और मेरी सबसे छोटी बेटी जो है वो यहाँ कराची में पैदा हुई, तो मेरी सास यहाँ आई थी उसके लिए। तो मैंने फॉरेन ऑफिस से कहा कि सुबह के फ़्लाइट में मैं क्वेटा जाऊँगा और मेरी सास को दिखाऊँगा वो जगह जहाँ की उन्होंने आखिरी मर्तबा अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर को देखा, और शाम के फ़्लाइट में हम वापस आ जाएंगे। अब मुझे बताया गया कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आप क्वेटा नहीं जा सकते हो। तो इस किस्म की चीज़ हिंदुस्तान में भी होते हैं। ये एक हकीकत है, ये एक तवारीखी हकीकत है जिसको कि कोई कभी नहीं बदल सकता। पाकिस्तान बन चुका है और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान रहेगा। तो आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप कहिए कि हिंदुस्तान के साथ आपके रिश्ते बेहतर हुए, बजाय दुश्मनी की हमारे रिश्ते दोस्ती के बन जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मानिकशंकर आयर साहब फ्रॉम वी मीडिया। और हमारे साथ मानिकशंकर आयर साहब ने जो बात की उसकी जो समराइज फॉर्म यही था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड की अगर बात है तो बड़े वेंचर्स क्रिएट करने चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो वीज़ा के इश्यूज़ हैं लोगों को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने के लिए उन वीज़ा इश्यूज़ को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। ये थे मानिकशंकर आयर जो कह रहे थे कि वाघा अटारी बॉर्डर पर कम से कम हफ्ते में एक बार अमन की मेज़ लगनी चाहिए, जिसमें दोनों अतराफ के लोग आएँ, बैठें और मिल बैठकर बातचीत करें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे माहौल में अमन कैसे कायम हो सकता है जब भारतीय वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर कुछ कहें और दिल्ली पहुंचकर कुछ और। ऐसा ही कुछ मालदीव में होने वाली सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान और उसके बाद भी हुआ। हमने देखा कि सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में तो भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को अमन की शख्सियत करार दिया। वापस नई दिल्ली पहुंचे तो ऑपोजिशन और भारतीय मीडिया हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया। मनमोहन सिंह जी ने पैंतरा बदला और फरमाया कि उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं जाऊंगा जब तक वहां से मकबूजा कश्मीर में मुदाखलत खत्म नहीं होती। मनमोहन सिंह जी का तो वो हाल है कि रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत ना गई। भारतीय वज़ीर आज़म की ये दो रुखी कोई नई बात नहीं है। अगर हम जरा माजी पर नजर डालें और कुछ अरसे पहले देखें तो मिस्र के सयाहती मकाम शर्म शेख में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से जामे मुज़ाकरात का वादा तो किया, वापस पहुंचकर भारतीय पार्लियामेंट में उनके कान खींचे गए तो फौरन मुकर गए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये दोगली पॉलिसी अमन के करीब नहीं दूर करने का सबब बनती रही। हम इस मौजू पर साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिएगा हमारे साथ।